Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आप देख रहे हो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एसएससी सीजीएल टियर 2 जो मेंस में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज का। तो हम क्या करेंगे, आज परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो जितने भी क्वेश्चंस आपके मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, सीजीएल टियर 2 यानी कि मेंस में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कौन से ईयर से लेके 2011 से लेके 2018 के मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे। सो दैट हमारा अब इसमें होगा क्या कि मैंने जो आपके इसमें क्वेश्चंस उठाए हुए हैं वो आपके बेसिक से उठाए हुए हैं। लाइक जो भी आपका इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराऊंगा वो आपका बेसिक टाइप को कवर कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को कवर कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, बेसिक से लेके जितने भी न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं परसेंटेज में आपका जितना भी टाइप कवर हो रहा है वो सारा हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इससे क्या होगा, हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं वो सारी भी डिस्कस हो जाएंगी। तो ये जो वीडियो है ये आपके सीजीएल एसएससी सीजीएल टियर 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर अगर आप अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें भी परसेंटेज के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आप इसे देख सकते हो। सो दैट आपके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगेन इसे जो कवर करा रहा हूँ वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं भाई अब क्या लिखा है अब हमारे सामने। भाई ये कोर्सेज है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं ये आप देख सकते हो। पहला जो कोर्स है वो हमारा क्या है, ये 18 सेट। अच्छा जी, एसएससी सीजीएल के सारे 18 सेट जो हैं आपके डिस्कस किए जा चुके हैं हमारे चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये मार्च 2020 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चन से, तो अगर आपका अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है या फिर टियर 2 का एग्ज़ाम है तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, सारे क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना। ठीक है, और ये सारे सेक्शंस के हैं, जीके वगैरह जो भी आपकी इंग्लिश है, मैथ्स है। तो अगर आप सीजीएल टियर 2 के लिए दे रहे हो तो मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन देख लेना। अगर सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सारे रीजनिंग वगैरह सारे देख लेना, आपका क्वेश्चन वही रिपीट होने उसी टाइप के। ठीक है, सेम टू सेम नहीं तो आपके रिपीट तो हो ही जाएंगे। सीएचएसएल का भी आपने देखा ना, 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ था शायद, 16, 17, 18 या 17, 18, 19 का। तो उन 3 दिनों में हमने देखा था कि जीके के जो क्वेश्चंस हैं ना वो सीजीएल के ही पैटर्न पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिपीट हुए थे। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लें। एंड टॉपिक वाइज मैंने आपको मैथमेटिक्स करा रखी है सीजीएल टियर 2 के बच्चों के लिए। क्या है कि वो टॉपिक वाइज थोड़ा देखने में उन्हें ज़्यादा बेटर रहता है, तो उनके लिए मैंने टॉपिक वाइज भी करा रखी है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट जैसा सॉल्व करना है तो आप जाके शिफ्ट वाइज कर लेना, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप टॉपिक वाइज कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कर दी गई हैं। और क्या बात है भाई, और है कि हमारा स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है। अगर आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हो, सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हो 2020 का, और आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए ये कोर्स भी अगेन बहुत मस्ट हो जाता है। जो भी आपके सबसे ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो हमने इसमें उठाए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कोर्स करना है, इसे ज़रूर कर लेना। इसमें आपकी थ्योरी, मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शंस के एमसीक्यू करा दिया, एमसीक्यू से क्या ही फंसता है। ठीक है, बातें होती हैं, बस एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करने के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपकी पूरी थ्योरी कवर की जा रही है और ट्रिक्स वगैरह के सेशन आते रहते हैं, सो दैट आप चीज़ों को याद कर पाएँ। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो वो श्वेता मैम आपके लिए लेक्चर लेके आ रही हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, और क्या अपने पास में आरआरबी एनटीपीसी के, हाँ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, वो आप जाके देख सकते हो। सेक्शन वाइज सारे पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाके आप ये भी ज़रूर देख लेना। और अगर आप टियर 2 के बच्चे हो तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ निकल के आती है जो हॉट्स क्वेश्चन की। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। कौन से हैं भाई ये, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम माइंड को थोड़ा सा वार्म अप हो पाए, ऐसे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। जब आप एक आध वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, और फिर आपका मैथ्स का बूस्टर सीरीज़ चल रही है, किसके लिए, ये स्पेशली आपके टीसीएस के जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं ना अभी तक, कुछ एग्जामिनेशंस हो गए आपके, उनमें टीसीएस के जो रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो अगर आप टियर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ निकल के आती है ये। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये सारी चीज़ें तो आप जाके ये भी देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको पूरा इसका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको वो सपोर्ट वगैरह जो भी आपको दिक्कत होती है ना वो आप जाके बता सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी दिक्कत होती है वो जाके वहाँ पे रिजॉल्व कर दी जाएगी, XYZ। ठीक है, और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो फटाफट से अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या क्या हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर देना, और क्या ही चीज़ें हैं आप देखते हैं। चलो भाई,
अब देखो मैं आपको दो बातें बता दूं जो मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ। पहली बात कि आपको हर क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ रखी है, थोड़ी बेसिक वगैरह आपको पता है, नहीं भी पता है तब भी दैट्स ओके, आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, सो दैट कोई अप्रोच बन पाए। अगर आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है तो आपको अपनी अप्रोच भी डेवलप करनी होगी, ठीक है। ये कोई चमत्कार नहीं होते हैं मैथमेटिक्स में, आपकी खुद की प्रैक्टिस ही किसी के ना किसी कहीं ना कहीं जो भी होता है ना वो आपकी प्रैक्टिस ही काम आती है। आप चाहें जितनी मैजिक टॉनिक पी लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो भी सामने आएगा, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सोचना है कैसे कर सकते हो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो इसके बाद में सॉल्यूशन देखो, या फिर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद में आप देखो क्या अप्रोच हो सकती थी, क्या इसकी जो मतलब सबसे छोटा से छोटा सॉल्यूशन हो सकता है, हम कैसे से माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो कुछ ईजी होने वाले हैं, सो दैट मैं क्या करूँगा इसमें लेवल को धीरे 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 हम सीखते जाएंगे, एंड इससे आपके सारे टाइप्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि मैं जब भी आपसे बोलूँगा हाँ ठीक है समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ, तो आपको क्या करना है, लेक्चर के बीच में अपना जब भी जहाँ भी बैठे हो ये मत सोचना मैं आपके सामने नहीं हूँ, वहाँ पे आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। सो दैट हमारा लेक्चर में क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इंटरेक्शन। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी लेक्चर को देखने में, ठीक है। इंटरेक्शन बढ़ेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी डाउट आता है आपको, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, आपको कमेंट करके पूछना ज़रूर है, ठीक है। डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, अपना कमेंट कर दो, कुछ भी कर लो, आप टेलीग्राम पे जाके पूछ लेना, कहीं भी पूछ लो, लेकिन डाउट को क्लियर कर लेना, मेरा मतलब ये है, ठीक है। फिलहाल अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो भाई फटाफट से। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, समझेंगे ध्यान से। इफ़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 25%, if a number multiplied by 25% of itself gives a number which is 200% more than the number। क्या बोल रहा है, अगर हमने किसी नंबर को उसके 25% से मल्टीप्लाई किया तो वो जो नंबर हमें देता है ना वो 200% मोर देन है नंबर से। तो लेट से अगर मैं किसी नंबर को x मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक नंबर x मान लिया, तो इससे जो 100% 200% ज़्यादा होगा, 200% अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि अब मैंने x में अगर मल्टीप्लाई कर दिया इसके 25% से, मतलब 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4 हो गया, ठीक है। तो मैं x में अगर 1/4 ऑफ x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाता है उसका 200% ज़्यादा। अब देखो 200% ज़्यादा का मतलब क्या है, 2x इसमें ऐड हो गया, यानी 2x ऐड हो गया तो कितना मिल गया मुझे, रिजल्टेंट 3x मिल गया, यानी ये इक्वल टू में है 3x के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x से x को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो हमारा ये जो x है कितना निकल के आ जाएगा, 4 3 12, यानी कि वो जो नंबर है हमारा 12 निकल करके आ गया है। बस क्वेश्चन में देखो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। छोटी सी बात है, आपको बस क्वेश्चन में समझना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑप्शन से वैल्यू डाल के भी देख सकते हो, आपके पास में एक एक्सप्रेशन आ गया। वैल्यू डालने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, कई सारे लोग बोलते हैं ये करो वो करो, आप बेसिक अपने मेथड पर स्टिक रहो और इसे आप माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों को आपको पेन पेपर का यूज़ नहीं करना है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से जल्दी करना है। देखो बात ये नहीं होती है कि आपके एग्ज़ाम में कितना इजी क्वेश्चन आया, कितना टफ क्वेश्चन आया, आप वो क्वेश्चन कितने जल्दी कर पा रहे हो, वो चीज़ें आपकी मार्क्स को बढ़ाती हैं, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अब देखो ये हमारे पास में दूसरा टाइप आ जाता है। इसमें क्या बोला गया है हमसे, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल। अब समझना इस टाइप में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आर्टिकल है उसकी वैल्यू हर ईयर यानी कि एवरी ईयर किस रेट से डिक्रीज़ हो जाती है, 10% से डिक्रीज़ हो जाती है। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि उसकी कॉस्ट अगर आज के दिन 10 है, ठीक है, तो उसके बाद 1 ईयर के बाद उसकी कॉस्ट 9 हो जाती है। बात समझ रहे हो, ये तो अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। और ये बात हो रही है आपकी आगे आने वाले टाइम की, तो मैं इसे फ्यूचर बोल देता हूँ, ठीक है। क्या बोल देता हूँ, मैं इसे फ्यूचर बोल देता हूँ। क्लियर है। तो अब क्या हो रहा है, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज 729, देन इसकी वर्थ पूछ रहा है 3 ईयर्स के बाद। तो कभी भी आपसे अप्रिशिएट होने की बात की जाए, अप्रिशिएट होने की बात की जाए, तो वो जो भी आपका फ़र्क पड़ता है ना, वो आपका टाइम के साथ साथ इंटू होता जाता है, कंपाउंड होता जाता है। बात को समझ पा रहे हैं क्या। तो देखो फर्स्ट ईयर में अगर वो 10:9 हुआ तो सेकेंड ईयर में भी उसकी वैल्यू 10:9 होगी, फिर थर्ड ईयर में भी उसकी वैल्यू 10:9 होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 3 ईयर्स में उसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी हो गई, बेसिकली 1000 से उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होके 9 का, अच्छा बोलो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब क्या होता है, सबको क्यूब्स तो याद है ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको देखो ये तो हो गया 729। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, आपको हमेशा 2-3 चीज़ें करके रखनी है। एक तो पहली बात कि 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आप सारे याद कर लो,
दूसरी बात कि आपके कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, उन्हें आप हमेशा याद करके रखो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा और आप एग्जामिनेशन को और जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बात हुई हमारी यहाँ पे फ़िलहाल देखो 1000 से लेके 729 तक डिप्रिशिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको कभी भी अब देखो ये तो मैंने आपको बोल दिया कि हर ईयर आपका ऐसा ऐसा होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है आपके, और कोई क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट ईयर में आपका 10% से हुआ डिप्रिशिएट, बोल सकता है सेकेंड ईयर में आपका 20% से हो जाए। तो उस केस में तो हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% ही आपका 3 साल तक चलता जा रहा है, 3 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हटाता हूँ एक बार, हम इसे डायरेक्टली लिखते हैं, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 3 ईयर्स का मतलब 10 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब। ठीक है, सीधा सीधा आप क्यूब कर सकते हो। अगर टाइम जो है उसकी आप पावर कर दोगे तो ये डिप्रिसिएशन आपका टर्म होता है। ठीक है, क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही है। तो 1000 से कितना हो गया, 729 हो गया। अब इसके बाद में जो आपका अच्छा जो आपका जो मेन टर्म आता है वो ये होता है कि आर्टिकल की प्रेजेंट वैल्यू दी गई है। तो बच्चों ध्यान से समझना बात को, उसने पूछा क्या है, 3 ईयर्स एगो की बात की है। अब बच्चे ना गलती कहाँ कर जाते हैं, यहीं पे वो थोड़ी सी गलती कर देते हैं और उनका मार्क चला जाता है। क्या पूछा है उसने, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 729, तो वो सोचते हैं ये तो प्रेजेंट हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, यानी कि ये प्रेजेंट होगी, ये आपकी फ्यूचर की होगी। लेकिन देखो उसने पीछे का पूछ लिया, यानी पीछे की जो वैल्यू रही होगी वो तो ज़्यादा होगी 3 ईयर्स एगो, क्योंकि वो 3 ईयर्स एगो से फिर वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट होकर आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। इसका मतलब ये है हमारी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और ये है हमारी पहले की वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब 729 की वैल्यू है हमारी 729 रुपीज़। क्लियर है? तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 रुपी हो गई, हाँ कि नहीं। 1 की वैल्यू और 1 रुपी निकल के आ जाती है, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो फटाफट से। 1000 की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 3 ईयर्स पहले जो आपकी आर्टिकल था उसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपीज़ थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये वाला आप अगर आपको टाइप नहीं पता था तो इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे हटाता हूँ। क्लियर है सबको, नोट कर लेना इसे कैसे करना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मैं आपको ना थोड़ा डिटेल भी देता जा रहा हूँ। तो अगर आपने टीयर 1 दे रखा है, आपका टीयर 2 में 1 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये बेसिक चीज़ें आती हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो को क्या कर सकते हो, 2x पे लगा सकते हो, 1.5x पे लगा सकते हो, जो भी आपकी सफिशिएंट हो। ठीक है, उस पर आप लगा के इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे टीयर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको कवर कर रहे हैं सो दैट हमारा परसेंटेज की जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। इसका जो मेन मोटो है वीडियो का वो यही है कि परसेंटेज में आपको और कोई डाउट ना रहे, जो जो लेवल आपका कवर हो सकता है, लेवल 0 से लेके अच्छे लेवल तक, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता इस टाइप के बारे में तो उसे नोट कर लेना। ठीक है, समझाता हूँ। द प्राइस ऑफ ऑनियंस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 50%। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ऑनियंस की प्राइस इंक्रीज़ हो गई 50%, पहले से 50% इंक्रीज़ हो गई है। इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन ऑनियंस द सेम, द परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन इन कंजम्पशन हैज़ टू बी। अब देखो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो एक्सपेंडिचर होता है मतलब आप जितना भी पैसा खर्च करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, वो कितना होता है। पहले तो आपका जितना कंजम्पशन होगा, मतलब आप जितना कंज्यूम करते हो, फिर उसके ऊपर जो प्राइस रही होगी, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है आपका एक्सपेंडिचर, हाँ कि नहीं। ये क्या है, आपका कंजम्पशन है, ये है आपकी प्राइस। अब बच्चों एक बात समझना, अगर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, देखो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे एक्सपेंडिचर को क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि भाई प्राइस तो क्या हो गई, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, इसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है। तो जो भी आपका इसमें चेंज हुआ है आपकी प्राइस में, लेट्स से अगर प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है तो आपका कंजम्पशन में डिक्रीज़ भी तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर तो सेम रखना है ना। कि अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो मैं अपना कुछ क्वांटिटी जो है कम कर दूंगा खाना, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो गई है तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा खाने की, हाँ कि नहीं। तो आपका ये रिलेशन चलता है। अब देखो कभी भी दो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो वो उनका रेसिप्रोकल हो जाता है रेशियो। ठीक है, यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई। अब मैं हटाता हूँ, अपनी मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। हमसे क्या बोला है, प्राइस ऑफ ऑनियन इंक्रीज़ हो गई है 50% से। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये प्राइस है आपकी, ठीक है, प्राइस के लिए प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, पहले 100 रुपीज़ का मिलता था, अब 150 का मिल रहा है। यानी कि अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो अगर मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर मुझे रखना है सेम, तो एक्सपेंडिचर तो रख दिया मैंने सेम, तो कंजम्पशन पे जो फ़र्क पड़ेगा वो इसका उल्टा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पहले मैं 3 अगर कंज्यूम करता था तो आज के टाइम पे मुझे 2 कंज्यूम करना पड़ेगा, सो दैट मेरा पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, वो खर्चों से पहले होता था। तो बात क्या हुई अब कंजम्पशन में, 3 मैं
3 मैं पहले कंज्यूम करता था या फिर अब मुझे 3 कंज्यूम करना था, लेकिन मैंने उसे रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो कितना रिडक्शन हो गया, 1 का रिडक्शन हो गया। कितने पर हो गया, 3 पर हो गया। तो मुझे अगर परसेंटेज निकालना है, कितना हो जाएगा परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन जितना भी है वो कितना निकल करके आ जाएगा। तो 1 रिडक्शन किया है, 3 पर किया है, ठीक है, यानी मुझे 3 यूज़ करना था इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो कितना आ जाएगा ये 100/3। 100/3 परसेंटेज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 33 राइट 1/3 परसेंटेज, 33 राइट 1/3 परसेंटेज। क्लियर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप ये सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कभी भी कोई भी आपकी अगर मल्टीप्लाई वाली कंडीशन आ जाए, आपको याद रखना है, कभी भी एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आ जाए, वो चाहे आपका कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका एरिया वाला क्वेश्चन आ जाए, उस वाले केस में आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर सामने वाली चीज़ हमको कांस्टेंट रखनी है तो हमें जो भी इनटू वाली चीज़ें हैं ना, उसमें अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वाली डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है हमें कांस्टेंट चाहिए है, ठीक है। तो मेन बात ये है, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है, लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ अब, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना इसको। और ये जो पीडीएफ है आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसे भी जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, ठीक है, एक मैन के पास में कुछ अमाउंट था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है कि ही स्पेंड्स 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल। अब वो क्या करता है, 20% अमाउंट खर्च कर देता है कोई आर्टिकल बाई करने में, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, बाकी का जो उसका 5% है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स से उस आदमी के पास में 100 रुपीज़ थे, ठीक है, मैंने मान लिया कि 100 रुपीज़ थे उस आदमी के पास। अब क्या किया उसने, इसका 20% तो खर्च कर दिया किसी आर्टिकल को ख़रीदने में। तो अब उसके पास कितने बचे होंगे, देखो 20% चला गया 100 में से, कितना बचा होगा, अब 80 रुपीज़ बचा होगा, हाँ कि नहीं, क्लियर है ये बात। अब 80 रुपीज़ जो बचे हैं ना, तो क्या बोल रहा है, 5% ऑफ द रिमेनिंग उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए, यानी कि 80 का उसने 5% तो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया है। तो 80 का 5% कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि -4 कर दो, यहाँ से -5%, 80 का 5% 4 होता है, इतना समझ में आता होगा, यानी कि 76 रुपीज़ बचे हैं अब उसके पास, हाँ कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, देन ही गिफ्टेड ₹120, अब उसने क्या किया, 120 रुपीज़ को गिफ्ट कर दिया और उसके पास में 1400 रुपीज़ बचे हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ करने को बोलूँगा कि अगर उसने क्या किया है, 76 है मेरे हिसाब से, यहाँ पर 76 है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, 76 जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, उसके पास में क्या था, 1400 रुपीज़ बच रहे हैं जब उसने 120 रुपीज़ का गिफ्ट दे दिया। अगर वो गिफ्ट ना देता तो उसके पास कितने बचते, 1520 बचते, यानी 1400 प्लस 120 बचते कि नहीं बचते, बात समझ रहे हो ना मेरी। यानी कि ये जो 76 आ रहा है, इसकी वैल्यू मुझे 1520 दे रखी है कि नहीं दे रखी है, बात को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। क्या किया है मैंने, 120 रुपीज़ जो मैंने गिफ्ट किए थे, मैंने कहा नहीं भाई गिफ्ट नहीं दिया मैंने, मेरे पास बस इतने बचे हुए हैं 1520 पूरे पूरे। तो मुझे यहाँ से पता चल गया 76 की वैल्यू आ गई 1520, आ गई नहीं। अब देखो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट से बोलेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 2 जा होता है ना 152, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। अब मुझे क्या निकालना है, द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। अब देखो मैंने ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा किया था, 5%, यानी कि 4 का खर्चा किया था मैंने ट्रांसपोर्ट पे, हाँ कि नहीं। तो मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8, और ये अपना 80, यानी कि मेरा जो ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, 80 रुपीज़। ये आपका रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, क्लियर है। तो कितना आ गया मेरा ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा हुआ है वो मेरा 80 रुपीज़ निकल के आ गया, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है। तो हाँ बोलते जाना है, ठीक है, बिल्कुल शर्माना नहीं है हाँ बोलने में, बिल्कुल लेक्चर को देखो कुछ भी करो तो बिल्कुल मन लगा के करो, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं मन मेरा है कहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता जा रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। खैर ये हटाता हूँ, अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, से आपको नोट डाउन कर लेना हो कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, क्या बात हो रही है अब इस एग्जामिनेशन में कि 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, क्या बात है कि 52% ऑफ कैंडिडेट तो फेल हो गए इंग्लिश में, एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इफ़ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट पूछ रहा है। तो अब मेरी बात को समझना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है।
अगर मैं आपसे पहले फ़ेल की बात करूँ, पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है कि ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 52% जो बच्चे हैं ना, वो फ़ेल कर गए इंग्लिश में, फिर 42% मैथमेटिक्स में और 17% दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर वेन डायग्राम बना के बात करना चाहूँ, लेट्स से मैंने ये बनाया एक वेन डायग्राम, ये बनाया दूसरा वाला। अब देखो इन दोनों में क्या-क्या बातें हैं, इसमें आपके कैंडिडेट होंगे जो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं, इसमें जो कैंडिडेट होंगे वो होंगे मैथमेटिक्स में फ़ेल हुए, और ये हैं आपके बोथ वाले। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, ये सारे और फेल वाले हैं, ठीक है। फेल वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अब मुझे पता है 52% तो फेल हुए हैं पूरे इंग्लिश में, यानी कि ये जो पूरा होगा ना, ये पूरा, ये 52 होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि 70% तो बोथ में है, यानी कि मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूँ आपको। ये जो अपना बोथ वाला है इसमें तो 17 आ रहा है, हाँ कि नहीं? यानी कि ये जो बचेगा अपना इंग्लिश में 52 तो वैसे बच्चे थे, ठीक है, 52 तो टोटल थे, और अगर अपना 17 चला गया बोथ में तो कितने बचेंगे? 52 में से आप 17 को हटा दोगे, कितना बच जाएगा? फटाफट से बोलो, 35 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो 35 बच्चे जो हैं, मैं परसेंटेज हटा के सिंपली बात कर रहा हूँ, ठीक है, 35 बच्चे जो हैं इंग्लिश में होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, जो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं मैथमेटिक्स अकेले की बात करूँ, जो अकेले मैथमेटिक्स में फ़ेल हुए हैं, वो 42% तो टोटल है। उसमें से मैं अगर 17 को हटा दूंगा, कितने बचेंगे भाई? अपने 25 बच जाएंगे, ठीक है। तो 25 बच्चे ऐसे हो गए जो मैथमेटिक्स में फ़ेल हुए हैं। तो अगर मैं इन सारे बच्चों को देखूं टोटल कितने फ़ेल हुए हैं, तो टोटल फ़ेल वाले बच्चे कितने हैं? 35 प्लस में 17 प्लस में 25, और ये सारी चीज़ें मैंने बताया था परसेंटेज में हैं। यानी कितने परसेंटेज फ़ेल वाले बच्चे हैं, अगर मैं फ़ेल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो ये हैं अपने 77%। बोलो हाँ कि नहीं? अगर आप इसे ऐड करोगे कितना आएगा? 77 ही तो आएगा। क्लियर है? तो 77 बच्चे तो फ़ेल हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे वो कितने बचे हैं? 100% बच्चों में से 77 तो फ़ेल हो गए, तो कितने बचे हैं भाई? 23% बच्चे हैं जो बचे हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले। बात समझ में आ पा रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है? कितना आंसर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से बोलो, समझ में आ गया हो तो क्या बोलना है? हाँ बोलना है, ठीक है। चलो हटाता हूँ इसको। अब देखो भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या निकल के आता है, ध्यान से समझेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन एन इलेक्शन, यानी अब इलेक्शन वाली बात हो गई, अगला वाला टाइप आ गया हमारा, इसे आप नोट कर सकते हो। देयर वर ओनली टू कैंडिडेट, क्या हुआ, किसी इलेक्शन में ओनली दो ही कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। क्या बात हो रही है? वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स। क्या बोल रहा है? एक कैंडिडेट को तो टोटल का, जैसे लेट्स से अपने पास 100% वोट थे, ठीक है, ये ए है ये बी है, अपने पास में टोटल 100% वोट्स थे। क्लियर है? अब मुझे 100% का 40% मिल गया लेट्स से, और मेरे सामने आप में से कोई एक जो है सामने मेरा खड़ा हुआ है, उसे क्या, अब क्या बात हो रही है कि एंड वॉज डिफीटेड बाई द अदर कैंडिडेट। अब क्या हुआ, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं क्या हुआ, सामने वाले से हार गया, ठीक है। अगर मुझे 40% वोट्स मिले हैं तो बाकी के वोट किसे मिले होंगे? 100 में से 60% वोट बी को मिले होंगे। क्लियर है? अब जो मैं हारा हूँ वो कितने वोट से हारा हूँ? 298 वोट से हारा हूँ। अब एक बात को समझना, अगर इसे 60% मिले हैं, इसे 40% मिले हैं, तो मैं कितने वोट से हारा हूँ? 20% वोट से ही तो हारा हूँ, आगे नहीं। इस 20% की जो वैल्यू है वोट्स की, वो कितनी है? 298 वोट्स है। बात को समझ पा रहे हैं, ग्रेस्प कर रहे हैं क्या इस बात को आप, कि 20% जो वोट्स हैं उनकी वैल्यू 298 है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज़, यानी कि मुझे पूरे 100% जो वोट डाले गए हैं उनकी मुझे वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो अब बात को समझना, ये तो है अपना नॉर्मल वाला क्वेश्चन वोट्स का, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम कैसे कर सकते हैं? देखो 20% की वैल्यू 298 है, यानी कि अपने 100% कितनी हो जाएगी? मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा? इंटू फाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1490। क्लियर है? तो 100% वोट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1490 हो गई, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या? सबको क्लियर है? बात की गहराई को समझ पाए? हाँ भाई, तो सारे वो लोग हाँ बोलेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको समझ में आ गया ना? देखो 40% वोट्स ए को मिले हैं, 60% बी को मिले हैं। कितने वोट्स से हारा? तो 20% से हारा, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी थी 298। क्लियर है ना सबको? समझ में आ गया? अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आप जहाँ भी पूछना चाहो, टेलीग्राम पे पर्सनली, जो भी दिक्कत होती है, ठीक है, शर्माना मत बस। क्लियर है? क्योंकि बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ शर्मा शर्मी में आपका सब खेल खराब हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, ऐसे हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। नोट करना हो नोट कर लेना, वैसे बहुत ईजी है, जब हमें इसका थोड़ा अच्छा लेवल मिलेगा तब हम उसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका कुछ वोट्स जो हैं डाले नहीं जाते हैं, कुछ वोट्स आपके ऐसे इलीगल डाल दिए जाते हैं, इलीगली, है ना। तो वो सारी बातें इनवैलिड होते हैं जो, खैर इसे हटाता हूँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा रहा हूँ।
मेरे पास में अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 22% गिव्स 98 देन द नंबर इज। अब देखो है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको राइट अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि आपको 22.5% यानी कि क्या हो जाता है 22.5, ये हो जाता है आपका 9/40, आगे नहीं 9/40 हो जाएगा, इसका मतलब 9/40 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेके आऊँ तो ये कितना हो जाएगा, मतलब क्या है 40 में आपका 9 इंक्रीज़ किया जा रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है +9 किया जा रहा है, तो 49 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 98। बोलो हाँ, क्लियर है? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। मुझे क्या बताना है, नंबर बताना है। नंबर तो हमारा 40 था, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 40 यानी कि 80 हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मेरा जो नंबर है वो कितना रहा होगा, 80 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुआ कुछ नहीं, बस ये 22% था, 22% को मैंने कितना लिख दिया है भाई, बात समझ रहे हो ना? 22% को मैंने लिख दिया 45/2, फिर इसको मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो उसको अपॉन में 100 कर दिया, तो ये मेरा जो सिंप्लीफाई करके आया 9/40 आ गया। इससे मुझे पता चला कि 9 मैंने इंक्रीज़ किया है और मेरा एक्चुअल नंबर 40 था। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, अगर डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक? कोई शर्माने की बात नहीं है, हटा रहा हूँ इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। ठीक है, अब ये भी अपना नेक्स्ट टाइप है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखो क्या है, बी गॉट 10% लेस देन सी। क्या बात हो रही है, ए को 25% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं बी से, बी को 10% कम मार्क्स मिले हैं सी को 25% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं डी से, और डी को जो है 320 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500। तो बात को समझना, यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, हमसे बाद में क्वेश्चन में पूछा गया मार्क्स ए को कितने मिले हैं। तो पहली बात, हमें जो टोटल मार्क्स हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमें दिया होता नहीं दिया होता कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बात हो रही है ए को इतने ज़्यादा मिले बी से, फिर बी को सी से, फिर सी को डी से। तो यानी जो बेस कंपैरिजन, जो हमारा बेस निकल के आ रहा है ना, वो देखो अगर मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मेरा बेस निकल के आ रहा है डी, है ना? क्योंकि मुझे क्या पता है, डी के मार्क्स पता है और सबका रिलेशन डी से ही बैठ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ डी को 320 मार्क्स मिले थे, ओके बात है। क्या बोल रहा है अब, सी को जो है 25% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं डी से। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 25% ज़्यादा, मतलब कि 25 का 1/4, यानी कि अगर ये 4 की वैल्यू है तो सी को कितना मिला है, 5 मिला है। तो 4 की वैल्यू अगर 320, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, हाँ कि नहीं? तो 80 × 5 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो सी को कितने मिल गए भैया, सी को मिल गए हैं अपने 400। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तो सी को कितने मार्क्स मिले, 400 मिल गए। क्लियर है? अब क्या बात हो रही है कि बी को मिले हैं 10% कम मार्क्स सी से। तो बी को अगर 10% कम मिले हैं, तो बात को समझना कि बी को 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हुआ, यानी कि 10 अगर सी को मिले हैं। अब बात को समझना, अगर सी को 10 मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे, 9 मिले होंगे। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 10 की 400 है, 10 की 400 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बी की कितनी होगी, 360 होगी। ठीक है, अब मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ सो दैट आपको कोई डाउट क्रिएट ना हो। देखो ए बोल रहा है ए को 25% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं बी से। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 25% को 1/4 बोल देता हूँ, यानी बी को कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। बात को समझ पा रहे हैं? बी को अगर 4 मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे, 5 मिले होंगे। 1% 25% ज़्यादा मिला है क्योंकि। तो 5 का मतलब अगर 4 की वैल्यू 360 है, 1 की वैल्यू 90, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 450 जो है आपके मार्क्स निकल के आ गए ए के, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम उसे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, बस लास्ट वाले का देखो, उसके बाद में आपको जो भी बोला जा रहा है ना वैसा करते जाओ, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको क्रिएट हुआ हो कि सर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो पूछ जरूर लेना, ठीक है। इस डाउट को मन में मत रखना कि ये चीज़ें जो हैं आपका बहुत अच्छी अच्छी जगह यूज़ होती हैं, ठीक है। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको हटा देता हूँ, अब नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, हटाता हूँ इसको। अब देखो, अब हमारे पास 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे कि 3 सेट्स ऑफ 40, 50 एंड 60 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन एंड द पास परसेंटेज वाज 100, 90 एंड 80। यानी कि आपके पास क्या बात हो रही है, ध्यान से समझेंगे कि एक आपके पास 3 सेट हैं। पहले सेट में 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे सेट में 50 स्टूडेंट्स हैं, और आपके पास तीसरे सेट में 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इन तीनों सेट के स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, और पहले सेट में से आपके 100% बच्चे क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 40 का 100%, इट मीन्स कि 40 में से 40 बच्चे पास होके आ गए, ठीक है। अब बात हो रही है कि आपके दूसरा वाला जो सेट है, यानी कि 50 बच्चों का जो सेट है, इसमें से आपके 90% बच्चे पास हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 50 का 90% निकालोगे, कितना आएगा, फटाफट से बोलो, 45 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई,
चलो ये हो गया 45। अब इन 60 बच्चों में जो तीसरा सेट है कितने बच्चे पास होते हैं, 80 बच्चे पास होते हैं। यानी कि हम 60 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, फटाफट से बोलो, 48 आ जाएगा। हाँ कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक सबको, फटाफट से हाँ बोलेंगे, ठीक है, हाँ बोलना नहीं छोड़ना है, इससे हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है लेक्चर में, ठीक है। तो खैर अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा गया है, द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट इज़, यानी कि हमें पास परसेंटेज निकालनी है टोटल सेट की। तो सबसे पहले देख लो पास कितने बच्चे हुए हैं टोटल, 40 + 45 + 48, टोटल कितने बच्चे हो गए ये आपके भाई, 133 हो गए कि नहीं हो गए, तो 133 बच्चे तो पास हुए हैं। अब चूंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो आउट ऑफ टोटल बच्चे, यानी कि 40 + 50 + 60, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, तो 133 आउट ऑफ 150, और हमें क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंटू में 100 कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका जाएगा ये 5 2 और 5 3, यानी कि आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 266 अपॉन का 3, जो कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 88 राइट, 88 राइट हमारा ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 88 राइट 2/3 परसेंटेज आ जाएगा। 3 8 जा 24, फिर आपका 3 8 जा 24, फिर आपका 2 जो है रिमाइंडर बच जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम टिक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, हटाता हूँ इसको। अब हम आते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10th क्वेश्चन, जो कि आपका एक और टाइप है। इसे समझते हैं ध्यान से। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और बार बार आते जाते रहते हैं कि कई क्वेश्चन, कई एग्जामिनेशन में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब देखो, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाई 50%, क्या बात हो रही है कि एक आपके पास क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की ये लेट से हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की जो एज है, यानी कि ये जो इसकी साइड्स है ना इस क्यूब की साइड को हमने क्या बोला, हमने इंक्रीज़ कर दिया 50% से। तो अगर मैं बोलूँ इंक्रीज़, आपकी एज का इंक्रीज़ जो है 50% हो गया। 50% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/2, यानी कि पहले 2 रही होगी, आज के टाइम पे उसकी 3 हो गई इंक्रीज़ होके। हाँ कि नहीं, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया होगा। अब मुझे ज़रा यहाँ पर आप एक बात बताओ, कभी भी आपसे कोई एक क्वांटिटी दी गई हो, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया गया हो, फिर उसी के ऊपर जो दूसरी क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है उसमें चेंज पूछा जाए, तो हम देखो कैसे निकालते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, 4a² होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा देता हूँ तो आपका जो एरिया है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, a², यानी कि जो a क्या है आपकी साइड या एज बोल दूँ इसे मैं, अगर a क्या है आपकी साइड है या एज है क्यूब की, ठीक है, इसके स्क्वायर के ऊपर आपका जो एरिया है वो डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स कि अगर मैं एरिया की बात करूँ कि तो कितना हो जाएगा एरिया, पहले 4 के रिस्पेक्ट में ये डिपेंडेंट रहा होगा, और अब क्या है 9 के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि एरिया आपका डिपेंडेंट किस पे है, a² पे, यानी कि जो आपकी साइड है या एज है उसके स्क्वायर पर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट कितना दिख रहा है, इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे 5 का, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया, तो अपन में क्या डालेंगे, पहले कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, 4 से हुआ है, तो 5/4, और हमें परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे, क्लियर है। तो ये 4 से कितने टाइम्स चला जाएगा, 25 टाइम्स चला जाएगा, और ये 25 5 जा कितना 125। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज हो गया है, 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो रही है उसका फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। ये हमें जो कांस्टेंट होता है ना इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो में तो निकालना ही है और बाद में आपको परसेंटेज में निकालना है, तो जो चीज़ आपकी कांस्टेंट रहेगी वो तो कहीं ना कहीं कटी जानी है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी, क्लियर है सबको। चलो इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाई 10%, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाई। तो देखो हमने अभी एरिया की बात कर ली, आपको समझ में आ गया होगा हमने एरिया के सेक्शन में इसको कैसे, एरिया क्या करता है आपके स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट करता है उसके साइड के, है ना, ऐसे a² के ऊपर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर साइड क्या है, लेट्स से ये साइड का रेशियो कितना आ रहा है हमारा, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि पहले 10 रहा होगा साइड हमारी, और फिर बाद में 10 + 1 यानी 11 हो गई होगी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है फ्रैक्शन में, अगर आप देखोगे तो 10 से इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई, 11 हो गई। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब क्या पूछ रहा है, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम लिख दूँ तो एक बात बताओ जरा मुझे, यहाँ पर साइड में देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है आपके किसी भी क्यूब का, ए क्यूब, यानी ये जो साइड है, या फिर मैं बोलूँ इसको, या फिर इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ तो एस लिख देता हूँ, s³ यानी जो साइड है मेरी उसका होल क्यूब, यानी कि ये जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के डिपेंडेंट होगा।
तो देखो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। सबको याद है ना, क्यूब्स तो सबको याद होंगे। देखो अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो एक बात नोट कर लो, आपको 3 चीज़ें बिल्कुल याद कर लेनी है। पहली चीज़, आपको सारे स्क्वायर याद कर लेने हैं, क्यूब याद कर लेने हैं, कहाँ तक के 30 तक के। दूसरी चीज़ 30 तक की सारी टेबल्स आपको याद कर लेनी है। तीसरी चीज़, आपको जो 10 मेन आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं ना, वो सारे भी याद कर लेने हैं, ठीक है। वो सब आप बिल्कुल याद कर लोगे तभी आपका एग्जामिनेशन जो है जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट हो पाएगा। क्लियर है? तो अब देखो जैसा हमने पहले किया था वैसे ही अब करेंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये देखो 1000 से पहले मेरा वॉल्यूम 1000 था, अब मेरा वॉल्यूम 1331 हो गया है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर परसेंटेज में? देखो 331 का इंक्रीमेंट हुआ है। कहाँ से इंक्रीमेंट हुआ है? 1000 से। तो ये अपन में 1000 हो गया, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। क्लियर है? 100 से आपके ये 2 ज़ीरो चले जाएंगे, कितना आ जाएगा ये 3.33.1, यानी कि हमारा 33.1% का जो है इंक्रीमेंट निकल करके आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें चाहे मैं आपसे कभी सिलेंडर के बारे में बात करने लगूँ, चाहे मैं आपसे यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में बात करने लगूँ, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे मैं किसी की भी बात करूँ, आपको इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। क्लियर है? यहाँ पे ये क्यूब क्यों हुआ है और ये स्क्वायर क्यों हुआ है, इसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ आपको, सो दैट आपको रेक्टेंगल के केस में जो है दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्या होता है ना कि जैसे साइड है, यहाँ पर साइड का देखो कितनी बार यहाँ पे इंटू हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है, यानी कि ए, ये आपका है क्या बेसिकली ए इंटू ए। तो मैंने किया क्या यहाँ पर, आपका 10:11 एन एस का होल क्यूब कैसे हुआ? ये आपका 10:11 दूसरे बार भी गेम में आया, तीसरे बार भी गेम में आया 10:11, तो मैंने इन तीनों का बेसिकली इंटू करके ये लिखा हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर आपका यहीं रेक्टेंगल में, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, आप जरा नोट कर लेना पॉज करके, मैं हटा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ होता क्या है। रेक्टेंगल में अगर आपसे बोल दिया जाए लेंथ में जो आपका चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10:11, यानी कि आपकी लेंथ इंक्रीज़ कितनी हो गई? 10% हो गई। यहीं अगर मैं बोल दूँ ब्रेथ कितनी इंक्रीज़ हुई है? 25% आपकी ब्रेथ इंक्रीज़ हुई है, यानी कि 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 से 5 हो गई है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो आपका एरिया में चेंज कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो एरिया में हो जाएगा ये 40:55। बात को समझ पा रहे हैं? बात की गहराई तक आप पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए? क्लियर हो गया? तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हटा रहा हूँ इसको। अब देखो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 12 नंबर। देखो, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर ₹100, ठीक है। द रिड्यूस्ड प्राइस फॉर आइटम पर केजी इज़। तो अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट टाइप है, काफ़ी अच्छा टाइप है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस आपको इसमें है कुछ नहीं, आपको बस क्वेश्चन की गहराई को समझना होगा। क्या? अ रिडक्शन ऑफ 21%, यानी कि आपका जो रिडक्शन हुआ है ना प्राइस में, लेट से आपकी प्राइस जो है पहले 100 रुपीज़ की थी, ठीक है। इसके बाद उसमें रिडक्शन हो गया -21 का, है ना। इस रिडक्शन की वजह से हुआ क्या कि वो जो पर्सन है ना, वो 3 kg ज़्यादा ख़रीद पाया 100 रुपीज़ में। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं क्या थोड़ा सा आप? देखो क्या बात हो रही है कि उसने 100 रुपीज़ में जब 21% का रिडक्शन हुआ है ना, ये जो 21% का रिडक्शन है, उस वजह से वो 3 kg ज़्यादा सामान ख़रीद पाया है, कोई भी जो आइटम है। यानी कि अगर मैं 100 का 21% निकाल लूँ, कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। यानी कि ये जो 21 रुपीज़ है ना, ये 21 रुपीज़ में उसने कितने ज़्यादा ख़रीद लिए हैं, कितने ज़्यादा आइटम ख़रीद लिए हैं? तो 3 kg ज़्यादा आइटम ख़रीद लिया है उसने। बात समझ पा रहे हैं? इन्हीं 21 रुपीज़ का जो रिडक्शन हुआ है, इसकी वजह से वो 3 kg ख़रीद पाया। इसका मतलब क्या है कि जो रिड्यूस्ड प्राइस है ना, उसमें 3 kg की जो आपकी आइटम है, उसकी वैल्यू 21 रुपीज़ है। बात को समझ पा रहे हैं क्या? ये रिड्यूस्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने 3 kg ज़्यादा सामान कब खरीद पाया? जब उसकी प्राइस क्या है? रिड्यूस हो गई है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ 1 kg की प्राइस कितनी रही होगी, तो 1 kg की होगी 7 रुपीज़। क्लियर है? 3 kg की 21 रुपीज़, तो 1 kg की 7 रुपीज़। तो रिड्यूस्ड जो प्राइस आ गई कितनी आ गई हमारी? 7 रुपीज़ पर kg। तो देखो भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस इस बात को समझना है, लैंग्वेज को समझने का वो जो कोशिश कर रहा है ना, उसे समझो कि जब प्राइस में रिडक्शन हुआ 21% का और उसने रुपए कितने खर्च किए हैं? 100 रुपये। यानी कि वो 100 रुपीज़ खर्च करता है, जिसमें कि 21% का रिडक्शन होने की वजह से 3 kg वो ज़्यादा खरीद लेता है। तो हमने 100 का 21% निकाल लिया, तो देखा 21 आ रहा है, यानी कि इसी 21 रुपीज़ की वजह से वो 3 kg सामान ज़्यादा खरीद पाया। इसका मतलब कि 3 kg जो सामान है उसकी कीमत कितनी है? 21 रुपीज़ है। तो ये पूरा अब आपको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। द पर्सन दैट इज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230 इज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 10% ऑफ 320 क्या होता है भाई, 32 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो पूछ रहा है कि 32 में मैं क्या नंबर ऐड कर दूँ, लेट्स से एक्स नंबर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाता है, 230 का 30%। तो बताओ जरा 230 का 30% कितना हो जाएगा, 3 × 23 यानी कि 69। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो x होगा कितना निकल के आ जाएगा, 69 माइनस 32 कर दोगे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरा जो x है यानी कि जो नंबर मुझे ऐड करना चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बेसिक सही है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। आसान सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। 14 देखते हैं, 13 हमने देख लिया है, ठीक है। नंबर 14 में क्या है तो देखिए ध्यान से, हमें दे रखा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, आपका एक स्कूल है उसकी स्ट्रेंथ क्या करती है, एक बार प्लस का 10% होती है, फिर उसके अगले ईयर हो जाती है माइनस का 10%, फिर आपका प्लस का 10% इंक्रीज हो जाती है, फिर आपकी माइनस 10% हो जाती है ना। तो आपकी कहानी इस तरीके से चल रही होती है कि एक बार प्लस 10 होती है, एक बार आपका माइनस 10 होती है। इस तरीके से अल्टरनेटिवली आपका स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलता रहता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2000, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि आपका ईयर है 2000, तो क्या हुआ 2000 के बाद से आपकी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज़ होनी शुरू होती हैं। तो लेट्स से अपना 2000 में जो स्ट्रेंथ है वो 100 है। क्लियर है। देन क्या बोल रहा है, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003, यानी कि हमें 2003 में निकालना है, तो आपका ये हो जाएगा 2001, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा अपना 3। क्लियर है। तो हमें बताना है कि 2003 में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 2000 कितना इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जो भी है आपको परसेंटेज में चेंज यहाँ पर बताना है। क्लियर है। तो अब देखो, अगर आपका 2000 में 100% है, इसके बाद क्या हुआ होगा अपना, यहाँ पर अपना प्लस का 10% हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं 100 में प्लस का 10% करता हूँ तो आपका यहाँ पर 110 बच्चे हो गए होंगे, ठीक है। अब ये 2002 में क्या हुआ होगा आपका इसके बाद में, कि माइनस का 10% हो गया होगा इससे। अच्छा आप मुझे बताओ जरा, 110 का 10% कितना होगा भाई, 11 होगा कि नहीं होगा। अब आप इनको माइनस कर दो 110 में से, कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर 99 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इस 99 में क्या होना है अपना, प्लस का 10% होना है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। प्लस का 10%, यानी कि 99 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 9.9। अब 99 में आप 9.9 को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा ये आपका, हो जाएगा 108.9। क्लियर है। तो आपका जो ईयर 2000 है उसमें बच्चे कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। और आपका जो ईयर 2003 है उसमें कितने बच्चे हैं, तो 108.9 है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया बताओ जरा मुझे, यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 8.9% का दिख रहा है, और वो भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है भाई, इंक्रीज्ड बाई 8.9%, यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, क्लियर है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। ये रहा अब अगला क्वेश्चन, ऐसे आप ट्राई करो जरा, बहुत ईजी सा हो जाएगा, कई सारे बच्चों से इसको देख लेते हैं फटाफट से। 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, यानी कि 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% बी। इट मीन्स कि आपका ए और बी का जो रेशियो है, अगर मैं बोलूँ ए अपॉन बी, ये तो हो जाएगा अपना 2:1 में, है ना। तो ए अपॉन बी कितना निकल के जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला गया है, बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, यानी कि अगर मैं बी अपॉन सी बोलूँ तो कितना है भाई, 40/100 है। इट मीन्स कि ये आपका 2:5 में है। अब देखो, अगर ए 1 है तो बी 2 है, और अगर बी 2 है तो अपना सी कितना है, 5 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A:B:C कितना हो जाएगा अपना, यहाँ से A:B:C हो जाएगा, A 1 है, B 2 है, और अपना C कितना है भाई, C 5 है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ x, और x क्या है यहाँ पे आपका, C इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ x है, यानी कि C कितना परसेंटेज है यहाँ पे x का। तो देखो भाई ध्यान से, अपना C यहाँ पे ऊपर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई C के बारे में बात करनी है, और अपॉन में क्या आएगा, ए करना है, क्योंकि अपना जो कंपैरिजन हो रहा है वो ए के साथ में हो रहा है, ठीक है ना। तो अपॉन में ए, इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज देखो भाई कितनी आ जाएगी, इक्वल टू में 500% आ जाएगा, यानी कि सी क्या है आपका, 500% है ए का। क्लियर है, यानी अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मेंस में भी आपके ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन पर्पस क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन आपको टाइम पे करने होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड आ जाएंगे। तो आपका ऐसा प्रोपोर्शन होता है कि 60% क्वेश्चन आपके ईजी टू मॉडरेट ही रहते हैं, बाकी के 30 to 40% कभी कभार टफ आ जाते हैं, कभी कभार नहीं, तो आपके ये भी ईजी होते हैं, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा,
ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे होंगे, अभी ये परसेंटेज को डिस्कस करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन सा अगला टॉपिक चाहिए। तो हम मेंस के जो क्वेश्चंस है ना, इनके थ्रू हम जो हर टाइप है ना आपका, जैसे हर टॉपिक में आपके पिछले, अगर मैं 2011 से 2018 तक की बात करूँ मेंस के, तो आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। कई सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे आपका, हर पेपर में 100 क्वेश्चन है, और आपके पूरे कितने हो जाएंगे, 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, जिसमें कि आपकी 2-2 शिफ्ट तो रही ही होंगी कम से कम, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा एसएससी का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा, और ये आपके सीजीएल 2020 के प्री के पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टीयर 2 का तो एक यार है ही सही, और इसके अलावा जो आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर हम चीज़ों को कवर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई यहाँ पे फटाफट से। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज़ फीमेल, यानी कि आपका 40% स्टाफ क्या है, फीमेल है। तो लेट से अपने ऑफिस में 100 लोग हैं, ठीक है ना, ये हो गया ऑफिस में 100 लोग। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, अपने 40% फीमेल स्टाफ है, तो बचे हुए जो मेल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पर मेल कर देता हूँ, ये अपने फीमेल। अब क्या बोल रहा है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, ठीक है ना, यानी कि फीमेल का जो 70% है, अलग कर दो इसको, 40 का 70% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसके बाद में 50% ऑफ द मेल स्टाफ, यानी 60 का जो 50% होगा 30 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, आपके मैरिड हैं, यानी कि ये क्या है, आपके मैरिड हैं, और ये भी अपना मैरिड है। तो फीमेल मैरिड कितनी है भाई, 28 हैं, और मेल मैरिड कितने हैं, 30 हैं। तो बचे हुए आपके जो अनमैरिड होंगे, फीमेल अनमैरिड कितनी हो जाएंगी, 28। 40 में से आप 28 को हटा देंगे, कितना बचेगा भाई, 12 ये बचेगा। और इसके बाद में आपके मेल कितने होंगे अनमैरिड वाले, तो मेल हो जाएंगे आपके अगेन 30, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। तो अब देख लो भाई, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। तो देखो जरा, अनमैरिड कितने हैं, 12 प्लस का 30, यानी कितना हो जाएगा ये अपना 42। तो 42 आउट ऑफ 100 अपने अनमैरिड है। इट मीन्स कि परसेंटेज में अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अपना कितना आ जाएगा, 42% मेल क्या है अपने, मेल और फीमेल टोटल आपका जो स्टाफ है अनमैरिड है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई अपना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इजी सा क्वेश्चन था अगेन ये आपका, कोई दिक्कत नहीं पड़ी यहाँ पे। अब देखो ये आ गया अब आपका टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये टाइप भी आपका अलग हो जाता है, थोड़ा इसको देख के चलना, बस कुछ नहीं, आपका वो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर ही यहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या है आपका, मैं पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, खैर कोई बात नहीं। देखो कभी भी आपका जो टैक्स होता है ना, टैक्स का मल्टीप्लाई करा दो कंजम्पशन से, मतलब आप जितना कंज्यूम करोगे उतना ही टैक्स आपको देना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। जो आपकी यूनिट होती है टैक्स को देने की, वो क्या होती है, कंजम्पशन पर डिपेंड होती है। तो टैक्स इनटू कंजम्पशन क्या होता है, इक्वल टू में आपका एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा होता है। क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर निकल के आता है, ठीक है ना। तो आप इसको जरा नोट कर लेना। अब मैं इसको हटाता हूँ, देखते हैं अपने पास क्या चीज़ें हैं। वाटर टैक्स इज़ इंक्रीज बाई 20%। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ टैक्स की, तो टैक्स का क्या हुआ है, 20% इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो गया होगा, 6। तो भाई ये देखो 5:6 कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि आपका 20% क्या होता है, 1/5 होता है। क्लियर है ना। अब क्या है, आपका कंजम्पशन डिक्रीज़ हो गया है 20%। अब मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, आपको कंजम्पशन जो है 20% डिक्रीज़ हो गया, यानी कि आपका ये 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। क्लियर हो रही है ना बात। अब क्या पूछ रहा है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या होगा आपके एक्सपेंडिचर में। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, लेट से ये अपना क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा। तो देखो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा आपका, अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेंडिचर मैंने आपको क्या सिखाया था, टैक्स इनटू में कंजम्पशन। तो ये तो होगा आपका 25, और आज के टाइम पे कितना होगा, 6 4 या 24। तो आप देख रहे हो आपका जो एक्सपेंडिचर था पहले 25 था, अब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, 24 हो गया है ना। तो कितना आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिक्रीज तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज में अगर मैं बोलूँ कितना हो जाएगा ये, 1 आउट ऑफ 25 इंटू में 100। क्लियर है, यानी कि आपका एक का डिक्रीज़ हुआ है, कितने से, तो 25 से, इंटू में हम 100 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है ना। तो 25 4 से आपका 100 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4%। और 4% क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, ये कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके टैक्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आपको अभी और भी मिलेंगे जो एसएससी ने कॉन्टीन्यूसली पूछे हुए हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, अ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 20%। यानी एक नंबर है, उसे क्या किया हमने, 20% से इंक्रीमेंट कर दिया उसका। तो कोई बात नहीं, लेट्स से अगर वो पहले 5 था तो अब 6 हो गया होगा, हाँ कि नहीं। 20% क्या होता है आपका, 1/5 होता है, मतलब पहले 5 रहा होगा, 1 का जो है इंक्रीमेंट हो गया।
क्लियर है। टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, यानी अब हमें अगर वापस से 5 को चाहिए है तो द इंक्रीज नंबर इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई, यानी ये जो नंबर हमने बढ़ाया हुआ है ना 6 कर दिया है, इसको मुझे कितना परसेंटेज डिक्रीज़ करना पड़ेगा कि मैं वापस 5 पर आ जाऊँ। तो यहाँ पर बात को समझना, आपका किससे डिक्रीज़ हो रहा है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का करना पड़ेगा, है ना। तो डिक्रीज़ तो 1 करना पड़ेगा, लेकिन किससे, तो हमें 6 से चीज़ को स्टार्ट करना है और हमें 5 तक जाना है। बात को समझ पा रहे हैं, जहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं वो अपना बेस में आता है, क्लियर है। या फिर आपका जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, तो आपकी यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, 6 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है ना, कि इंक्रीज्ड नंबर को कितना हम डिक्रीज़ कर दें, है ना। तो आपका 1/6 आ जाएगा, इंटू में 100 होगा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 50/3, इट मीन्स अपना ये कितना निकल के आ जाएगा 16, राइट। 2/3% अपना यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोड्स इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है ना। तो क्या बात हो रही है, एक विलेज है, ठीक है, लेट्स से उस विलेज में 100 आपकी गोड्स हैं, ठीक है ना, 100 गोड्स हैं, और क्या हुआ, फ्लड आने की वजह से उसमें से 12% आपकी लूज़ हो जाती हैं, यानी कि वो लोग खो जाती हैं, भेड़ें, पता नहीं चलता है, उनकी भेड़ बकरियां जो हैं वो खो जाती हैं, यानी कि आपका इसमें से 12% तो खो गई। तो कितनी बची होंगी, अब 88 बची होंगी कि नहीं बची होंगी, क्लियर है। अब इन 88 में से क्या होता है ना कि 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीजेस, अब इनमें से आपके कितना 5% आपके डिजीज़ से ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि आपकी कितनी बची होंगी, अब 95% बची होगी कि नहीं बची होगी 88 का, क्लियर है। अब हमसे बोला गया है इफ़ द नंबर लेफ्ट नाउ इज़ 8360, यानी कि ये जो आपकी बची हुई हैं 88 का 95% जिसकी वैल्यू हमसे वो बोलना चाह रहा है कि 8360 है, क्लियर है। तो अब क्या बात हो रही है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड, यानी वो पूछना चाह रहा है कि भाई जो टोटल आपके 100 नंबर आपने सपोज किया है ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो बस फटाफट से निकाल लेते हैं। देखो अगर ये 88 इंटू 95/100 की वैल्यू 8360 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ ज़रा मुझे भाई। ये हो जाएगा आपका 8360 इंटू में 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपना 88 इंटू में 95, और ऊपर क्या हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, क्लियर है। बात को समझ पा रहे हैं सारे लोग। चलो अब 5 से हम एक बार इसे कट कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 19, ठीक है ना। एक बार दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे कलर हम दूसरा यूज़ कर लेंगे जिससे हमें थोड़ा ईजीली चीज़ें दिख जाएँ। खैर अब ये आप देखो 19 से 8360 को कैसे काटोगे, तो 19 7 से आपका कितना होता है, नहीं 19 4 जा कितना होता है भाई, 19 4 जा होता है 76, और फिर अगेन आपका 76 रिमाइंडर आएगा, तो 19 4 जा अगेन आपका 76 और 4 4 ये 0 हो गया, क्लियर है। अब देखो अब क्या करें भाई, अपना यहाँ पर आप 44 से आप इसको काट दो तो ये कितना आ जाएगा 44 2 जा, और इसका ये जो एक 0 है ना, मैं यहाँ से हटा करके आपका यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई परेशानी समस्या, हाँ भाई कोई समस्या नहीं है। अब ये 2 से कितने टाइम चला जाएगा, 100 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा अपना 100 इंटू में 100, इट मीन्स अपना कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। यानी आपकी जो गोट्स थी पहले फ्लड के आने से पहले वो कितनी थी, तो 10,000 गोट्स थी, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 0 का थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, और फिर वो ना, अब देखो ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दे रखे हैं कि आपका अगर 1000 आ गया तो 1000 भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपने एक आध 0 बढ़ा भी दिया तो वो भी आपका ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो इस तरीके की आपको जो है चीज़ों को नहीं करना है, जो आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो गलत होंगे ही नहीं, ठीक है ना। काफ़ी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं ये हमारे, हटाते हैं इसको भी, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेसिकली है क्या कि आपके इन क्वेश्चंस का लेवल ना इसी तरीके से है कि आपके धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा होगा। इससे जो बच्चे जो बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने जो CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CGL Tier 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनकी भी इस तरीके से हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। खैर जो आपके आने वाले क्वेश्चन है उनमें हम इन चीज़ों का धीरे धीरे यूज़ करके लेके चलेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास 20। देखो 20 में बोल रहा है ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900, यानी कि क्या किया है, ए ने 72% अपने मार्क किया, स्कोर किया है एक पेपर में जिसके मैक्सिमम मार्क्स है 900, यानी कि 900 मार्क्स का पेपर है, तो उसने 72% स्कोर कर लिया, मतलब कितने उसके कितना उसका मार्क्स आ रहे होंगे, तो 72 इंटू में ज़रा 9 करो, बताओ कितना होता है भाई, 348 होता है कि नहीं होता है। तो यानी कि उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 348 गेन किए हैं, क्लियर है। पहले वाले पेपर में ही आपका पेपर 1 हो गया। अब आया अपना पेपर 2। पेपर 2 कितने नंबर का है भाई, पेपर 2 है आपका 700 नंबर का, और उसमें से उसने 80% सिक्योर किए हैं। तो बताओ ज़रा मुझे 700 का 80% कितना हो जाएगा, हाँ भाई
700 का 80% कितना हो जाएगा, तो 7 8 जा कितना 56, तो अपना ये हो जाएगा 560। क्लियर है ना, बात को समझ पा रहे हैं सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कहीं भी आके पूछ लेना, आप टेलीग्राम पे पूछो चाहे जहाँ पूछो, बस अपना डाउट क्लियर कर लेना, ये शर्मा शर्मी में मत बैठे रह जाना, ठीक है ना। बात मुद्दे की बस इतनी सी है। ये 348 हो गया, ये 560 हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, इफ़ द रिजल्ट इज़ बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर, यानी कि अब आपका जो रिजल्ट है ना वो इन दोनों के आपके कंबाइंड जो भी मार्क्स आए हैं इनकी हम ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे। तो वो पूछ रहा है कि कंबाइंड परसेंटेज कितनी है। तो देखो कंबाइंड आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, तो कंबाइंड आपके ये हो जाएंगे 1208, है ना, करेक्ट ही है ये 1208 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स आपके 1208 आ गए, आपने जितने गेन किए हैं। अब अगर मैं बोलूँ आपके पेपर कितने मार्क्स का था टोटल, तो आपका टोटल पेपर था आपका 1600 मार्क्स का, ठीक है ना। अब आपने 1208 अपने मार्क्स जो हैं गेन किए हैं 1600 में से, तो परसेंटेज अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या बोलो ज़रा फटाफट से। 1208 अपॉन का 1600 और अपना इंटू में 100, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 100 से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, और ये 16 से कैसे जाएगा, तो 16 से 4 से काट देते हैं, ठीक है ना। 4 4 जा, और अपना ये जाएगा 4 3 जा, 4 और 4 2 जा, ठीक है ना। अब 4 से काटते हैं इसको सीधा, तो कितना हो जाएगा 4 7 जा, इसके बाद में आपका 2 ये आ जाएगा, तो 7 4 5 जा, ठीक है ना। फिर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, अगेन 4 5 जा, तो 75.5% जो है अपना यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगी ओवरऑल। तो है क्या कोई ऑप्शन, हाँ भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो हटाता हूँ इसको, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो 21st के अपने पास में, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर, यानी कि क्या किया है, एक आर्मी है, लेट्स से आर्मी में आपके टोटल 100 पर्सनस हैं, ठीक है ना। अब इन 100 में से आपके 10% वॉर में शहीद हो जाते हैं, तो क्या हुआ है आगे कि अपने पास 90 बचे होंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब बात हो रही है 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू द डिजीज़। अब ये जो 90 है ना, विपदा ये है कि 90 में से भी आपके 10% तो डिज़ीज़ की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 90 का 90% अब बचते हैं, यानी कि 90 का 90/100, क्लियर है। अब क्या है, 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर डिसेबल्ड, यानी कि इसमें से जो आपके 10% अब आपका ये जो पूरा प्रोपोर्शन आया है ना 90 का 90%, इसके भी 10% आपके डिसेबल होगा, यानी कि अब इसके भी 90% सैनिक बचे होंगे, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अब अपना जो इसकी वैल्यू दी गई है, दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज रिड्यूस्ड टू 729,000, यानी अब हमें जो इसकी वैल्यू दी है वो दी है कि इसकी वैल्यू अब 729,000 सोल्जर्स है। बात को समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें। देखो अब ये क्या हो गया, यानी कि 90 इंटू 90 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें 729,000 दे रखी है। अब देखो ये 90 इंटू 90 इंटू 90 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ये आपका वन टाइम में, आगे नहीं, क्योंकि 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, और 3 जीरो के 3 जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ वन की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, तो वन की वैल्यू इक्वल टू नहीं, आपका एरो का निशान आना चाहिए यहाँ पे, क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपकी इसकी ये इक्वल टू नहीं है, इसका आपके इसके इक्वल वैल्यू आ सकती है, हमने एजम्पशन कर रखा है इन वैल्यूज़ का, और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना। चलो खैर, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 इंटू 100, है ना। अब हमें निकालना क्या है, आपका ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ आपका 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100,000 और आपकी 2 जीरो और आ जाएंगी, यानी कि एक के बाद आपकी कितनी 60। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी को हम मार्क करेंगे और बड़े ही आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है, जो भी क्वेश्चन में बोलता जा रहा है ना, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा इजी होता है। परसेंटेज में क्या, आपकी पूरी अर्थमेटिक ही ना इसी पर टिकी हुई है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है ना। चाहे जितना से बड़ा क्वेश्चन हो, पूरी अर्थमेटिक अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन को पकड़ना सीख गए आप, तो बड़े ही आराम से आप पूरी अर्थमेटिक को कर ले जाओगे, और जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो जो पूछ रहा होता है ना वो चीज़ों को, उनका आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 22 पर। देखें भाई क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अब बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट द सम 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी। ओके, एक बच्चे के पास में क्वेश्चन था क्या, कि सब्सट्रैक्ट द सम 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी, यानी कि यूनिटी, देखो यूनिटी क्या होता है आपका, यूनिटी हम वन को बोलते हैं, ठीक है ना। कभी भी आपके पास में यूनिटी मिल जाए, यूनिटी का मतलब वो वन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप वन से माइनस कर दें 1/4 प्लस 1/5,
मैंने कहा ओके भाई, ऐसा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज 0.45। उसने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया और इसका आंसर निकाल लिया उसने 0.45। द परसेंटेज ऑफ एरर इन हिज आंसर। अब समझो ये आपका अगला टाइप है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको वो एक रिजल्ट बता देंगे और उस रिजल्ट में आपकी एरर आ रही होगी। इसका मतलब कि आपको सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू एक्चुअली में आ कितनी रही है। तो भाई फटाफट से देखो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का कितना, तो 9/20 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अब 1 माइनस 9/20 का मतलब आपका 11/20 हो जाएगा। क्लियर है। अब 11/20 में अब मैं ऐसे डेसिमल में लेके जाना है ना, तो आपको क्या क्या करो, इसको नीचे वाले को 100 बना दो। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे इंटू 5 कर दिया मैंने, तो ऊपर आ जाएगा अपना 0.55। ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से अपना 0.55 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि ये जो 0.55 है, इससे आपकी एरर कितनी है 0.45 में। बात को समझना पड़ेगी ध्यान से यहाँ पर, कि उस बच्चे ने जो आंसर निकाला है वो निकाला है 0.45, एक्चुअल आंसर तो 0.55 है। तो कितनी एरर आ रही है भाई, 0.1 की एरर आ रही है। ठीक है ना, 0.1 की एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है, ये आपका 0.1 का डिफरेंस हो गया। इसके बाद में जो अपॉन में हम रखते हैं वो होता है हमारा एक्चुअल आंसर, क्योंकि हम जो टारगेट कर रहे होते हैं बेसिकली, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, हमारा एक्चुअल होता है। ठीक है ना। तो 0.1 अपॉन का कितना हो जाएगा, ये 0.55 हो जाएगा। क्लियर है। चलो इनटू में क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे, क्योंकि हम क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो, ये मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक जीरो डालता हूँ और यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 5 से 1 1, और ये 5 से जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है। और ये आपका यहाँ पर 10 बैठा हुआ है। ठीक है ना, इसको 1 मत समझ लेना। खैर, अब ये कितना आ जाएगा आपका 200/11 परसेंटेज आ जाएगा, हाँ कि नहीं। कितना आ जाएगा 200/11। अब हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी नहीं करना है, अपने को आंसर दे रखा है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एरर वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं, आपको इसका बस फॉर्मेट समझना है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। बस ये फॉर्मेट समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले टाइप पर क्या बोलना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई, अगेन एरर का क्वेश्चन है ये आपका। देखो भाई, एसएससी ने एक ही में कितनी बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। अ लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वॉज मीजर्ड एज 1.55 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर की कोई लेंथ है किसी भी लाइन की आपकी। ठीक है। उसे मैंने गलती से 1.55 मीटर की, उसको मैंने मिस्टेक करके मेज़र कर लिया है। ठीक है। यानी कि मेरा यहाँ पर कितनी एरर आ गई है, तो 0.05 की एरर आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। ठीक है ना, कितनी एरर आई है, 0.05 की आई है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरर परसेंटेज, तो एरर परसेंटेज कितनी हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ऊपर तो एरर लिखो, और अपॉन में जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी एक्चुअल वैल्यू अपनी कितनी है, तो 1.5 है ना, तो अपॉन में 1.5 और एक जीरो और मैं लगा देता हूँ, इससे मेरा ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। ठीक है ना। और इंटू में 100 है ही सही परसेंटेज की वजह से। ठीक है ना, क्लियर है सारी बातें। अब ये कितना हो जाएगा अपना, देखो ये हो जाएगा 5 की वजह से 30, और एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई, 10/3 आ जाएगा। अब मैं 10/3 को लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, लमसम 3, राइट, 1/3 या फिर 3.33%। क्लियर है ना। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, अपना ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर मुझे राइट आंसर दिख रहा है। इसको मैं मार्क कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बातचीत करना चाह रहा है, बड़ा ही बड़ा लिखा हुआ है, देखें क्या है। अ बिजनेसमैन इंपोर्टेड अ लैपटॉप, ठीक है, एक बिजनेसमैन ने लैपटॉप को इंपोर्ट किया है, वर्थ ₹21,000, ठीक है। एक लैपटॉप है जिसकी कीमत इतनी है। मोबाइल फ़ोन्स वर्थ ₹10,000, ठीक है। इतने रुपए का आपने उसने उसने क्या किया, मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। ठीक है ना। इसके बाद में टेलीविज़न सेट्स वर्थ ₹15 और 4 टाइम्स ज़ीरो, ठीक है ना। इसके बाद में ही हैड टू पे 10% ड्यूटी ऑन लैपटॉप। अब क्या बात हो रही है, उसने इंपोर्ट करके लाया हुआ है इन सारी चीज़ों को, तो उसे इंपोर्ट ड्यूटी भी तो देनी पड़ेगी, है ना। अब आप जो सीजीएल का एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हो, उससे क्या बनोगे आप, एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है ना। खैर, अब देखो क्या बात हो रही है, 8% ऑन फोन्स, यानी कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ़ोन पर 8% की है, और 5% ऑन टेलीविज़न सेट। क्लियर है। ऑन एज अ स्पेशल केस, ये सारी आपकी चीज़ें हैं। तो वो क्या पूछ रहा है, हाउ मच टोटल ड्यूटी ही हैड टू पे ऑन ऑल आइटम्स एज पर अबव डिटेल्स, यानी कि उसने जो ड्यूटी है ना आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, उसमें कितना पैसा खर्चा कर दिया। तो सबसे पहली बात, अपने पास में लैपटॉप की कीमत कितनी है, 21,000, ठीक है ना। अब इसका कितना निकालना है हमको, इसमें लगी है 10% की ड्यूटी, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा, बोलो। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 21,000 इसकी ड्यूटी लग गई। ठीक है। अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना, कोई आपत्ति तो नहीं हो रही किसी को। देखो भाई, अब क्या है, अब बात हो रही है किसकी, मोबाइल फ़ोन्स की हो रही है। मोबाइल फ़ोन कितने हैं भाई, तो 10,000, ठीक है ना। इसमें कितना परसेंटेज लग रहा है अपना, 8% लग रहा है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, अपॉन में 0 तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपीज़। ठीक है ना। आपका ये हो गई मोबाइल फ़ोन की बात। अब आ जाओ फटाफट से अपने अगले टीवी सेट की बात कर लेते हैं भाई।
ठीक है ना। चलो टीवी सेट कितना है भाई, टीवी सेट की कीमत है 15,000 इंटू में इसका मुझे कितना निकालना है, 5% निकालना है, ठीक है ना। अब वैसे जो ये मैं आपको ना करके दिखा रहा हूँ हर चीज़, लेकिन अगर आप एग्जाम में करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में करनी होगी, ठीक है ना। माइंड में करो और ज़्यादा कुछ आपको टाइम नहीं देना ऐसे क्वेश्चंस में, दिखने में बड़े होते हैं, होते बड़े छुटकू से हैं, लल्लू से, ठीक है ना। देखो 15 5 जा कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और अपने 2 जीरो ये आ जाएंगे। यानी कि अगर मुझे अब बताना क्या है, टोटल बताना है, तो 21,000 प्लस का अपना 8,000 प्लस का अपना 7,500। क्लियर है ना, ये 7,500 ही रहेगा क्या। हाँ भाई 7,500 ही रहेगा, क्लियर है। अब इसे हम ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, ऐड करते हैं तो ये आएगा 0 0, तो ठीक है। इसके बाद में अपना ये 5 हो जाएगा, 6 और 3, तो 3,000 कितना हो जाएगा ये आपका 36,500, क्लियर है। तो 36,500 अपना ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यहाँ पर आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें, करना कुछ नहीं है, आपको बस परसेंटेज निकाल के ऐड करना था। एक बार खुद से भी ऐड करके देखना, ये नहीं कि मैंने बता दिया तो हो गया, एक मन से चुपचाप से ऐड कर लो, आई बात समझ में पॉज करके। चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये भागवत सीख सुनने की आदत बहुत बुरी होती है कुछ बच्चों की, मतलब सामने क्लास चल रही है तो बड़े ही आनंद से क्लास को देख रहे हैं, अपने आराम से पैरों को फोल्ड किए हुए हैं, बिस्तर पर लेट गए हैं, मज़े में क्लास चल रही है ना। तो इस तरीके के भौतिक सुखों का लाभ ना लें, आप कृपया क्लास पर ध्यान दें, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई क्या बोल रहा है हमसे। अ मैन स्पेंड 7.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड ₹370 लेफ्ट। यानी कि क्या बात हो रही है, एक आदमी के पास लेट से 100 रुपीज़ है, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, 7.5% रुपीज़ जो हैं खर्च कर दिए। यानी कि अगर 7.5 खर्च कर दिया है, यानी 7.5 रुपीज़ को उसने खर्च कर दिया है, तो अब उसके पास कितने बचे होंगे, तो 92.5 बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, बोलो हाँ। क्लियर है ना मेरी बात। 7.5% क्या होगा 100 का, 7.5 ही तो होगा, ठीक है। चलो अब ये जो 92.5% जिसके पास पैसा बचा है, इसका भी ये 75% खर्चा कर देता है। यानी कि अब उसके पास 92.5 रुपीज़ का कितना पैसा बचा होगा, तो इसका 25% उसके पास बचा होगा, क्लियर है। तो इसका 25% की वैल्यू वो बता रहा है कि इसके पास में 370 रुपीज़ है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू वो 370 रुपीज़ बता रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से मैं वन की क्या निकालना है मुझे, हाउ मच मनी डिड ही हैड, यानी कि मुझे यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बस बड़ा ही आसान सा अपना ये क्वेश्चन हो जाता है। अब मुझे 100 की वैल्यू चाहिए है, इतने की वैल्यू मुझे पता है, ये इक्वल टू का निशान नहीं होता है, यहाँ पे एरो का निशान लगाना है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं एक क्लास में बता चुका हूँ। खैर अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 370 इंटू में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा 25 इंटू में 92.5। अब ये मैं पता नहीं 25 और 100 क्यों टांग के ले चल रहा हूँ हर बार। ये आपका हो जाएगा 25 से कितना 40 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 925 से कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं, एक बार 5 से कर देते हैं इसको। 5 से जाएगा ये 8 टाइम और ये जाएगा आपका 5 1 जा 5 5 8 जा और अपना 5 5 जा, क्लियर है। अब क्या करें भाई, इसको फिर से 5 से काट दें। देखो 5 से ही जाएगा आपका 5 7 जा और ये 5 4 जा, ठीक है। ये हो गया अपना 74। इसके बाद इधर कितना आ जाएगा, ये 5 3 जा और 5 7 जा, क्लियर है। अब 37 टू जा कितना होता है, 74 होता है कि नहीं होता है, दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ। 37 टू जा 74, ये कितना हो गया 2 इंटू 8 इंटू कुछ आ रहा है क्या आगे, 2 इंटू 8 इंटू, अच्छा हमने ये 100 नहीं लिया, ये हमने 1 की वैल्यू निकाल ली है, तो अब इसमें इंटू 100 भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटू 100 यानी कि 2 इंटू 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा अपना 1600 हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके पास में पहले कितना पैसा था, एक्चुअली में 1600 रुपीज़ थे। कितने थे भाई, 1600 रुपीज़ थे, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अब 40% आर द पासिंग मार्क्स। अब देखो मार्क्स वाले क्वेश्चन का टाइप आ गया, इसको भी आप आराम से देखते जाना चीज़ों को बड़े ही आराम से, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके इसलिए होते हैं कि आप फटाफट से इन्हें सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 40% आर द पासिंग मार्क। अब स्टूडेंट गेट 250 मार्क येट फेल्स बाई 38 मार्क। यानी कि उसे 250 मार्क्स मिले, फेल कितने नंबर से हो गया 38, यानी अगर मैं इसे 38 मार्क्स दे दूँ तो इसके कितने परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे भाई, 40% आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, बोलो हाँ। क्लियर है ना। तो 40% की वैल्यू हमें कितनी पता है यहाँ पर आपकी, ये 288 है। यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है 288 है। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 100% होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 288 अपॉन का 40 इंटू में 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा। क्लियर है। 0 से 0 को कैंसिल करो और 4 से जाएगा आपका 4 7 जा और 4 2 जा, यानी जो 720 मार्क्स है ना वो आपकी टोटल मार्क्स हैं, क्लियर है। बात समझ में आ गई। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 720 मार्क्स हैं। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ भाई। चलो 27वां क्वेश्चन देखो क्या है। अब इसमें एज का आ गया ये परसेंटेज वाला, समझते हैं इसको क्या है। दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार मैं।
ठीक है, अब देखो रवि इज़ 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या, यानी कि रवि की जो एज है ना वो सूर्या से 12 ईयर्स यंगर है। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ सूर्या से अगर मैं रवि की एज माइनस कर दूँ तो मुझे 12 मिलेगा। क्लियर है ना, यही बात तो बोलना चाह रहा है वो। ये मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। खैर अब देखो, अब क्या है अगली बात, रवीज एज इज़ 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्यास एज, यानी कि रवि की जो एज है ना वो 40% है, यानी 40% ऑफ रवि एंड सूर्या। तो मैं रवि को आर लिख देता हूँ, सूर्या को एस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलूँ 20 से जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा आपका 5R इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एस। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ पा रही है आपको। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, आर को यहाँ पर मैं LHS में लेके आ जाऊँ, देखो भाई आर को मैं LHS में लेके आ जाऊँ तो 5R माइनस 2R आएगा, यानी कि 3R इक्वल टू में 2S। तो अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूँ R अपॉन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है ना, चलो अब R और S का जो रेशियो है 2/3 हो गया। अब मुझे यहाँ पर लेकिन पता क्या है कि जो S माइनस R है ना उसकी वैल्यू 12 ईयर्स है। ठीक है ना, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है R और S के बीच में डिफरेंस 1 का है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 12 ईयर्स है। तो अगर 1 की वैल्यू 12 ईयर्स है तो मैं यहाँ से जो 3 लिखा हुआ है आपका सूर्या के सामने, इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3 इंटू 12। हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 36 ईयर्स। यानी आज के टाइम पर जो सूर्या है ना वो कितने एज का है, 36 ईयर्स का है। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी सूर्यास एज 9 ईयर्स हैंस, यानी कि 9 ईयर्स के बाद सूर्या की एज कितनी हो जाएगी। तो 36 प्लस में 9 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये अपना 45 ईयर्स आ जाएगी अपने सूर्या की एज। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से मुझे बता दो। ठीक है ना, क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था, आपको इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें माइंड में करनी थी, लेकिन मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है ना, अब इसको मैं हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बातें कर रहा है, बहुत ईजी सा है, इस बार इसको ना खुद से सॉल्व कर लो आप लोग माइंड में ही। तो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है, देन B% ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, B% ऑफ 20। क्लियर है। अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इसी तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 20% ऑफ बी। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका, अपॉन में 100 है, और ये क्योंकि यहाँ पे आपका ऑफ लगा हुआ है, यानी मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो मैं इस परसेंटेज को 20 के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं आता है। ठीक है ना, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ आपका, 20% ऑफ बी का मतलब 20% ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन, और बी इक्वल टू में क्या है आपका 5% ऑफ ए है, यानी कि 5% ऑफ ए। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, 20% ऑफ 5% ऑफ ए। क्लियर है ना, तो देखो भाई कैसे हो जाएगा ये, 20% का मतलब कितना, 20/100। क्लियर है, इंटू में 5% का मतलब 5/100, और अपना इंटू में ए है। अब देखो ये 20 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अपना कितना आ जाएगा, A/100 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा भाई, A/100 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ A/100 को, तो मैं अगर क्वेश्चंस में देखता हूँ, अपने जो ऑप्शंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, उन ऑप्शंस को अगर मैं देखता हूँ तो देखो बड़े ध्यान से देखना कि 20% ऑफ A/2 है, 50% ऑफ A/20 है, 50% ऑफ A/2 है। इन सारों का मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये 20% 1/5 यानी ये आ जाएगा आपका A/10, 50% यानी 1/2 ये हो जाएगा आपका कितना, A/40, 50% यानी 1/2 ये हो जाएगा आपका A/4, 20% मतलब 1/5 और A/20 मतलब ये आपका A/100 निकल के आएगा यहाँ से। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो A/100 अपना कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, अपना ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, राइट आंसर मार्क कर देंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अपने पास क्या है। अ मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाई ₹5 लाख। ठीक है ना, क्या हुआ, एक मैन की इनकम है, लेट से उसकी एनुअल इनकम कितनी है, आई है। ठीक है ना, ये जो आई इनकम है ना उसकी, ये बढ़ जाती है 5 लाख से। कितनी, 5 लाख। 5 लाख को मैं 5L लिख देता हूँ। ठीक है ना, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। यानी लेकिन जो टैक्स है ना वो उसकी पहले जो उसकी इनकम आई थी उस पर टैक्स लगा करता था 12%, लेकिन आज के टाइम पर जो टैक्स लग रहा है ना वो है 10% का। और किसके ऊपर लग रहा है, ये लग रहा है आपका आई प्लस का 5L। ये जो 5L है ये क्या आपका 5 लाख का जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सैलरी में। क्लियर है, उसकी जो इनकम है बेसिकली, है ना, इनकम की बात हो रही है। अब ही नाउ पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स। लेकिन बात क्या है ना कि आज के टाइम पर 10% तो हो गया, लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो अमाउंट है टैक्स देने का जिसके ऊपर 10% निकाला जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब कि आपका जो टैक्स आ रहा है वो आज के टाइम पर कितने रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है, 10,000 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इस बात को समझ पाए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ। अपने पास में इनकम कितनी थी, आई थी, और आज के अगर मैं आज के टाइम पर बोलूँ उसकी इनकम हो गई आई प्लस का 5L।
हाँ कि नहीं, ठीक है ना। अब ये जो आई प्लस का 5L है, इसके ऊपर मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ, 10% का टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर 10% का टैक्स है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ कितना, 12% का टैक्स जो मैं पहले देता था आई के ऊपर, ठीक है ना, 12% ऑफ आई। तो मैं अगर अपने आज के टैक्स से कल के टैक्स को, यानी पिछला वाला जो मेरा टैक्स था हुआ करता था पिछली वाली इनकम पर, उसे माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है, 10,000 रुपीज़ मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं भाई, 10,000 रुपीज़। क्लियर है। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 10% का मतलब 1/10। क्लियर है। तो 1/10 ऑफ आई प्लस का 1/10 ऑफ एल, 1/10 ऑफ 5 लाख, है ना। 5 लाख का मतलब कितना हो जाएगा ये आपका, 5 और आपके आगे 5 जीरो लग जाएंगे। क्लियर है। कितने हो जाएंगे, 5 जीरो। बात को समझ पा रहे हैं सारे लोग, क्लियर है ना। अब ये आगे आ जाएगा माइनस का आपका 12 इंटू आई और अपॉन में 100, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार 100 बना देते तो 10 अपॉन का 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा। बड़े ही ध्यान से आप चीज़ों को देखना और समझने की कोशिश करो कि ये जो आपका प्लस का 10i/100 है और ये आपका माइनस का 12i/100 है, इनमें अगर मैं आपका एडिशन कराता हूँ, बेसिकली आपका ये क्या होगा, माइनस का साइन है ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2i/100। क्लियर है, बोलो हाँ कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं। अब ये 10 से आपका एक ज़ीरो यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में आपका 50,000। बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है ना। इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सॉरी, इक्वल टू में अपना 10,000 गिवन है, ठीक है ना। 10,000 ये आपका डिफरेंस आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका इक्वल टू में है। चलो भाई, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये मैं माइनस का 2i/100 जो है ना, इसको मैं RHS में भेज देता हूँ और ये जो आपका 10,000 है इसे मैं LHS में लेके आ जाता हूँ। तो क्या होगा अपना, एक बार ज़रा मैं ऊपर के स्पेस को खाली कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप ज़रा वेट करें, इसको मैं रब करके चीज़ों को और हम क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली क्लियर यही है, ये आपका छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं तो इन्हें आप खुद भी कर सकते हो। खैर देख लो एक बार क्या बात हो रही है। ये हो जाएगा आपका 50,000, 50K माइनस का 10K इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 2i/100। क्लियर है ना, बात समझ पा रहे हैं। चलो भाई, जैसे आपका 2 से जाएगा ये 50 टाइम, और अगर मैं बोलूँ आई कितना आ जाएगा आपका 40,000, 40,000 इंटू में 50। बोलो हाँ कि नहीं, आ जाएगा क्या, क्लियर है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और बाकी के आपके कितने हैं 5 जीरोज़ हैं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, 20 लाख बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा भाई, 20 लाख बोल दूंगा। अगर मैं ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए में मुझे 20 लाख दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब देखो 30th क्वेश्चन क्या है, 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। ईजी सा है, इसको फटाफट से कर डालो भाई। देखो भाई 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। अब मैं ये आपको सारी चीज़ें लिखता हूँ पता है, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे आपको 25% लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको आप 1/4 लिखोगे, 4 से काट दोगे आप कितने टाइम, तो 300 टाइम्स। इसके बाद में आपका 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 0.227 आ जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्योंकि 0.09 इंटू में 3 क्या हो जाएगा, 0.27 ही तो होगा, हाँ कि नहीं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं आपके, सो कि आप क्या करो, क्वेश्चन को फटाफट से लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, इसलिए आपके क्वेश्चन होते हैं। खैर, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20, जब एक नंबर को 20 से इंक्रीज़ किया जाता है, इट बिकम्स 116% ऑफ इट सेल्फ। बेसिकली क्या बात हो रही है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, इट सेल्फ का 100% होता है, लेकिन अब ये कितना हो गया, 116% हो गया। क्लियर है। तो क्या बात हो रही है, जब मैंने नंबर को 20 इंक्रीमेंट किया, यानी कि जो 60% का इंक्रीमेंट आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। तो अगर मैं बोलूँ वो नंबर कितना था, तो 100% कितना था, इक्वल टू में 20 अपॉन का 16 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर हो रही है ना बातें। अब देखो ये आपका कैसे कैंसिल होगा, तो 4 से जाएगा ये 25 टाइम, 4 से जाएगा ये आपका 5 टाइम, और 25 5 जा कितना होता है आपका, 25 5 जा होता है 125। क्लियर है, कितना होता है भाई, 125 होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ईजी सा क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन को देखेंगे बड़े ही आराम से। 2 नंबर्स आर 50% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर। यानी आपके यहाँ पर कितने हैं, 3 नंबर की बात की जा रही है। एक आपका ए है, एक आपका बी है, और एक है आपका सी, ठीक है ना। इन तीनों नंबर में आपके जो 2 नंबर हैं, यानी ए और बी का कंपैरिजन किया जा रहा है थर्ड वाले के साथ, तो सी वाले को मैं 100 मान लेता हूँ। तो ए कितना है, 50% लेस यानी 50 है, बी कितना है 75% लेस यानी कि 25 है। क्लियर है, बात समझ गए। यानी कि अगर मैं इसका रेशियो की बात करूँ तो कितना रेशियो हो जाएगा भाई,
रेशियो 2:1:4 हो जाएगा। क्लियर है ना, 25 से सबको कैंसिल आउट कर दिया है। क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू द इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। यानी बेसिकली आपसे बात ये हो रही है कि 1 आपका ये जो बी वाला नंबर है उस वो सी से कितना छोटा है, या फिर इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा कि ये ए के इक्वल हो जाए। यानी 1 को हम कितना परसेंटेज इंक्रीज़ कर दें कि ये 2 बन जाए। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है कि 1 का आप इंक्रीमेंट कर दो और बेस में क्या आ रहा है आपका, अगेन 1 ही के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। तो 1/1 इंटू में 100% क्या हो जाएगी आपकी परसेंटेज, कितनी हो जाएगी भाई, 100% हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें भी लिख के दिखानी पड़ रही हैं, अब क्या ही बोलूँ। खैर देख लो, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कंप्लेन लेके आ जाते हैं कि सर ये क्या कर दिया आपने, जादू से दिखा दिया। आप तो बोलते हैं मैं जादू दिखाते ही नहीं हूँ। तो ठीक है भाई, देख लो आप पूरी चीज़ें देख लो, 1/1 भी देख लो खुश। देखो भाई अब इसका 100% आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका खैर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में तो आ रही है ना बातें। अगर कुछ डाउट आता है तो नोट डाउन, नो अपना जो कमेंट है ना, सॉरी अपना जो डाउट है ना वो कमेंट सेक्शन में दिखा देना। ठीक है ना, बोलते बोलते मैं तो लाइन भी कंफ्यूज हो गया हूँ ये। खैर क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 क्या बोल रहा है हमसे, बड़े ही ध्यान से देखना। अब ये हमसे बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अभी तक का जो ठीक ठाक क्वेश्चन है ना वो यही निकल के आया है। इंक्रीज फ्रॉम ₹60 पर लीटर टू ₹75 पर लीटर। ठीक है ना, तो हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। ठीक है ना, तो अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि कभी भी आपका प्राइस इनटू में जो कंजम्पशन होता है वो आपका किसके इक्वल आता है, वो आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल आ रहा होता है। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन के। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो अपने पास प्राइस होती है, फिर होता है अपने पास में कंजम्पशन, और इसके बाद अपने पास निकल के आता है एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, अब देखो ज़रा बड़े ही ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, अब देखो प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में 60 से लेके प्राइस आपकी 75 हो गई। यानी कि आपकी पहले 60 थी अब 75 हो गई है। तो रेशियो कितना हो गया आपका ये 15 4 जा और 15 5 जा, यानी रेशियो आपका 4:5 का रेशियो हो गया। यानी प्राइस पहले 4 थी, अब इंक्रीज़ हो गया आपकी प्राइस 1 लीटर की 5 रुपीज़ हो गई है। अब देखें भाई जरा आप कंजम्पशन कितना करते हैं, तो कंजम्पशन में वो बोल रहा है कि कंजम्पशन कितना रिड्यूस कर दें। अच्छा कंजम्पशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो बस ये बोलना चाह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना आपका, वो मंथली एक्सपेंडिचर आपका बस 10% से इंक्रीज़ हो। यानी कि कंजम्पशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो लेट्स से पहले एक्स था अब वो वाई हो गया है कंजम्पशन। ठीक है ना, कोई आपत्ति किसी को यहाँ पे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो अब क्या है भाई, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% आपका इंक्रीज़ होना चाहिए। मतलब पहले अगर 10 हो तो आज के टाइम पर आपका 11 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया हुआ है, जो आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 4 इंटू में एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इधर आपका ये 5 इंटू में वाई कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मैं अपॉन में क्या कर देता हूँ, 5y इक्वल टू में 11 लिख देता हूँ अपॉन का। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत परेशानी कुछ समस्या आ गई हो। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं आई। देखो अब क्या करना है, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 टाइम जाएगा, 2 से जाएगा 5 टाइम, यानी कि अपना जो x अपॉन वाई है वो निकल के आ जाएगा कितना, तो 25 अपॉन का 22। यानी x अपॉन वाई का मुझे रेशियो पता चल गया है। आपका जो कंजम्पशन का रेशियो है वो मुझे कितना निकल के आ गया है, तो ज़रा देखें ध्यान से कितना निकल के आ गया, 25:22। क्लियर है, ये हो गया 25 और ये हो गया 22। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कंजम्पशन कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ है। तो पहले आप 25 यूज़ करते थे, आज के टाइम पे आप 22 यूज़ करने लगे हो, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना हुआ है, 3 का हुआ है। कितने से हुआ है, तो 25 से हुआ है। बेस क्या रहेगा 25, पहले कितना यूज़ करते थे 25। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी भी बेस नीचे क्या डालना होता है, क्या हम चीज़ों को नीचे रख रहे होते हैं, इस चीज़ में बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, चलो अब ये हो जाएगा आपका 25 4 जा, और ये निकल के आ जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना, तो 12 निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है क्या। तो 12 जो है अपना 12% का हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा अपने कंजम्पशन में। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात को समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर हो गया सारे बच्चों को। चलो अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना, सो दैट मैं जो इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ इसका मुझे भी पता चले कि बच्चों को समझ में आ रही हैं चीज़ें, है ना। समझ में तो आएगा ही, खैर कौन पढ़ा रहा है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में कैसे नहीं आएगा। हाँ भाई, खैर देखो क्वेश्चन नंबर 34, पढ़ाई करना कोई अपनी मुझसे सीखे, हैं भाई। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इफ़ 35% आर द पासिंग मार्क्स, यानी कि अगर आपके पासिंग मार्क्स 35% है, आ स्टूडेंट गेट 200 मार्क, ठीक है भाई, येट फेल्स बाई 24 मार्क। अगेन वही पिछली वाली कहानी है आपकी, 200 मार्क स्कोर किए, इसको मैं 24 मार्क्स और दे दूंगा, ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि आपका 35% की वैल्यू कितनी है, 224 है। हाँ कि नहीं, बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात। अब क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 224 अपॉन का 35 इंटू में 100 कर देंगे। कोई इशू आ रहा है क्या अभी,
दिक्कत परेशानी, चलो अब इसको देखो कैसे हो जाएगा। 5 से काट देते हैं इसका, ये जाएगा 5 से 20 टाइम, ये जाएगा 7 टाइम। अब 7 से हम इसको काटते हैं तो 7 3 जा 7 2 जा 32 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 640 हो जाएगा। यानी कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे भाई 640 थे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बातें समझ में आ रही हैं क्या मैं जो बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया। चलो कोई डाउट नहीं है आपके। मोस्टली जो देखो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आपके टाइप्स को धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। आपके जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो धीरे धीरे आपको अच्छे पैटर्न पर मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो है डिज़ाइन किया है, जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर 2018 के मेंस वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो CHSL की क्रैश कोर्स वाली क्लास चल रही है वो भी जरूर देख लिया करो, उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हो सकता है आपके एक आधा क्वेश्चन वहाँ से भी फंस जाए, क्योंकि वो भी आपके सारे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं और जो रिसेंट आपका TCS पैटर्न है उस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। क्लियर है। खैर अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपना क्या है 35th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, तो अब हमसे 35th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अ स्टूडेंट गेट्स 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। ठीक है ना। तो उसको कितने मिलते हैं भाई 22 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं फ्रेंच में जर्मन से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो फ्रेंच के मार्क्स से अगर मैं जर्मन के मार्क्स को माइनस कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 22 मिलेगा। यानी फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना है भाई 22 का है। क्लियर है, इतनी सी बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अगला सेंटेंस क्या है, हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। यानी कि जो उसके जर्मन के मार्क्स हैं वो आपके कितने हैं भाई, सेकेंड, जो आपके जर्मन के मार्क्स हैं भाई वो कितने हैं, जर्मन के मार्क्स हैं उसके 28% ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स, ठीक है। यानी कि 28% ऑफ उसके जो भी फ्रेंच के मार्क्स हैं प्लस में उसके जर्मन के मार्क्स हैं, इन दोनों का 28% उसके जर्मन में आ रहे हैं। क्लियर है। यानी कि अगर मैं इसमें 4 से कैंसिल आउट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25। इट मीन्स अपना 25G इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 7F प्लस का 7Z। क्लियर है, कितना हो जाएगा 7Z। अब यहाँ पे अगर मैं 7Z को क्या करता हूँ अपने LHS में लेके चला जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई 18Z इक्वल्स टू में 7F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है इतनी सी बात। तो यहाँ से जो अपना वेट अ सेकेंड, दूसरा मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ। देखें यहाँ पर आपका जो G/F आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई G/F इक्वल टू 7/18 आ जाएगा क्या, बोलो हाँ। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका 7 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है मुझे 11 का। और मुझे यहाँ से पता है कि वो आपके जो मार्क्स है ना फ्रेंच और जर्मन के, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 22 का है। यानी कि ये जो 11S की वैल्यू 22 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, 1 की वैल्यू 2 है कि नहीं। क्लियर है। अब हमसे किसके मार्क्स पूछे हुए हैं, फ्रेंच के मार्क्स पूछे हुए हैं। यानी कि फ्रेंच में कितने होंगे 18 है, 18 का मतलब अपना कितना हो जाएगा 18 इंटू 2। इट मीन्स हमारे फ्रेंच में 36 मार्क्स जो हैं निकल के आ रहे हैं। क्लियर है। कितने मार्क्स हैं भाई फ्रेंच में, तो 36 मार्क्स हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसका हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलो अब हम यहीं पर अपने सेशन को एंड करेंगे एंड इसके अलावा आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले सेशन में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपका जैसा भी रिस्पांस रहता है फिर इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे और उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये आपका टीयर 2 के परस्पेक्टिव से ही नहीं, ये आपका टीयर 1 हो गया, चाहे आपका टीयर 1 2020 का हो जाए, चाहे अभी आपका आने वाला CHSL का एग्जामिनेशन हो जाए, उन सब के लिए आपका ये जो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है वो उन सारे एग्जाम्स के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एंड हमने कहाँ तक के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं 2011 से लेके 18 तक के मेंस के सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। 35 क्वेश्चन को देख लिया है, बाकी के जो बचे हैं मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपना जैसा भी आपको सेशन लगा हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई डाउट आता है आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन नंबर के साथ में अपना डाउट भी बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आपकी बहुत सारी अच्छी क्लासेस चल रही हैं। CHSL का क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि काफ़ी अच्छे सेट्स उसमें लिए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप करो। 1300 प्लस एरर का सेक्शन हो गया, वो भी आपका चल रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वोकैब का सेशन हो गया, मतलब आपके स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया। जहाँ पर आपको रेलेवेंसी नहीं मिलती है ना, आपको आप देखो पूरा मतलब कचरा भरा पड़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में क्या होता है, रेलेवेंसी को कहीं ना कहीं देखना होता है। रेलेवेंसी आपकी कहीं ना कहीं अब खो गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कुछ भी आपका लेके दिखा दिया जा रहा है, कुछ भी लेके डाल रहे हैं, कुछ भी MCQ करा दे रहे हैं। तो खैर यही सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे लोग अच्छी भी चीज़ें करा रहे हैं लेकिन आपका कहीं ना कहीं क्रैप होता जा रहा है, ठीक है ना।
तो बस यही कोशिश है कि आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को देख पाएँ। एंड सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को दबा देना, आपको साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको आप जरूर प्रेस कर देना, ठीक है ना, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचती जाए। क्लियर है? तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपने आप को सेफ रखें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।